सिर्फ पिक्चरों और स्पोर्ट्स पे बात करता है, तो ये जब आप बातें बताती हो ना तो वो पिक्चर का नाम भी बताना पड़ेगा, बिकॉज लोगों को वही पता है यहाँ। पिक्चर का नाम क्या था रवीना और सलमान का? बारिश में जहाँ पे अंदाज अपना अपना, करिश्मा भी थी, नहीं, आमिर भी था। आई थिंक वाज नीलम एंड सलमान सर वाली, जिसमें वो नीलम? अलग अलग कपड़े पहन के। नीलम तो शाहरुख के साथ आई थी। नहीं नहीं, कुछ कुछ होता है कि अंदर अपनी वो बन के। एनीवे वो चित्रहार का एक गाना था जहाँ से मेरे मन में ये ख्वाब आया। बट आई रीच बॉम्बे, मुझे लगता है जैसे एक स्टेटिस्टिक है कि हर रोज 10,000 लोग आते हैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री। डोंट नो इफ दिस इज ट्रू, लेकिन कुछ 5-6 साल पहले मैं भी उन 10,000 में से एक थी और मैं बॉम्बे पहुंची। और मैं बॉम्बे की रहने वाली नहीं हूँ, तो आई डोंट नो आप लोग अगर यहाँ की पैदाइश है। मैं आपको बता दूं आउटसाइडर का पहला क्या पर्सपेक्टिव होता है बॉम्बे के बारे में। आप बॉम्बे में उतरते हो, सीएसटी में मैं उतरी थी सूटकेसेस के साथ, और सबसे पहली चीज जो आपको दिखाई देती है वो होता है एक ओशन ऑफ टैक्सीज, सब जगह सिर्फ काली पीली। सो दैट वाज माय फर्स्ट इमेज ऑफ बॉम्बे। उसके बाद धीरे 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 करके मैंने भी इसी किस्म जैसे आपने धीरे धीरे छोटा मोटा काम करते करते इट वाज द सेम फॉर मी। मुझे लगता है मैं बहुत लकी थी कि मैं इंडस्ट्री के एक ऐसे कगार पे आई जहाँ बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का नया काम हो रहा था, नई फिल्में बन रही थी, नई कहानियाँ लिखी जा रही थी, नए चेहरों की तलाश थी। तो रियली मैंने ऑडिशन वाले रूट से मैं ऊपर आई हूँ धीरे 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 करके। ऑडिशन वाले रूट से स्वरा आई हैं ऊपर धीरे 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 धीरे। और आपकी जो काली पीली टैक्सीज हैं, अभी थोड़ा इंडिया बदल रहा है, अभी ओला का ज़माना आ गया है, तो जो आज की यूथ है उसे तो थोड़ी सिंप्लिसिटी होने वाली है, क्योंकि ऐप के ऊपर सब कुछ होता है। ऐप से हम टैक्सियाँ मंगा लेते हैं, ड्राइवर मंगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट ये ऐप यूज़ करना थोड़ा सीखना पड़ता है इस देश को। सो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी में हमारा देश इंटरनेशनली बहुत जाना जाता है, दुनिया भर में अमेरिकन ये सब हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, बट इस देश के अंदर कितने लोग टेक्नोलॉजी में हैं या कितनी लेडीज़ हैं जो टेक्नोलॉजी सीखना चाहती हैं, आपको बात करनी है अंजलि गुलाटी से। और अभी अनाविला, मुझे आप बताइए कि आपने अपनी शुरुआत कैसे करी, आप कैसे इस सब में आई, आपने क्या किया, आप डिज़ाइनर कैसे बनी, आपकी आपकी ये सोच जगह पे कैसे आई कि मुझे साड़ियाँ बनानी है, मुझे इतना सिंपल रखना है, मुझे एक सब्यसाची नहीं बनना है, मुझे अनाविला बनना है, अनाविला मिश्रा। भले मैं कॉटन करूँगी, मैं आस्ते अपने कदम रखूँगी, मैं शायद हर फैशन शो के रैंप पे नहीं पहुँचूँगी, बट जहाँ मैं हूँ यहाँ मैं कैसे पहुँचूँगी और अपना परिवार कैसे निभाऊँगी, मुझे आप ये बताइए। So like Swara, through a ज़ोरा थोड़ा ज़ोर से अपने माइक में बोलिए, और प्लीज़ अनाविला का जो माइक है प्लीज़ मेक श्योर ऑडियोज एंड वीडियोज आर इन प्लेस। so like Swara, she was inspired by one song in Chitrahar. As a child, ever since I was very young, I wanted to be a designer. It was not very clear what I will design when I was small. I was. One second, Alavila, you're not heard. Need you to be heard. Hold the mic, you talk. Okay. So I always wanted to work on design. What medium was not very clear when I was young. I was born and brought up in a small town in Haryana, which is called Karnal. Always surrounded with lush green environments, big huge gardens, kitchen gardens, and that's why nature has always been my inspiration. As Swara has also rightly told, when I wanted to do my design school, my father had a condition that you have to finish your proper education and then you can do whatever you want to. So I did a BBA honors, and after that I applied for NIFT, which I got through. I worked with the corporate sector for 4 years. Before I was designing shirts for Louis Philippe and I was designing shirts for Will's Lifestyle. And when you've been working for 3-4 years and you've been doing the same job every day, you realize that was not something which I was enjoying. तो तब मुझे एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का कॉल आया, which was cluster development project from Ministry of Rural Development. उसके प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने बहुत सारे क्लस्टर्स, बहुत सारे आर्टिजन्स के साथ काम किया थ्रू आउट इंडिया, and that's when I decided that handloom is what I want to work with, and I wanted to make saris more accessible, more fashion, more everyday wear for the young generation. That's how I got into making saris. तो जैसे आपने सुना, अनाविला ने भी, हर औरत की शुरुआत कभी ना कभी, वो लड़की थी, वो औरत बनती है,
अपनी काबिलियत के साथ बनती है, जो काम करती है उसके साथ बनती है, जो काम चुनती है उसके साथ बनती है। यहाँ एक ने एक अलग मीडियम चुना है, एक ने एक अलग मीडियम चुना है, और औरतों ने किस हद तक इस देश के अंदर काम निभाया है। और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मेक इन इंडिया, ये सब कहाँ होने वाला है, कौन बनाने वाला है? डिज़ाइनर्स बनाने वाले हैं, डिज़ाइन वाले सोच बनाने वाले हैं। जो लोग सही सोचते हैं, जो लोग सही करते हैं, जो लोग सही मानते हैं, वो ही आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि मीडिया जितना खेलना चाहे खेल ले, जिसको जो जितना लगाना है खेल ले, सेलिब्रिटीज़ खेल ले। हमारे देश में होता क्या है आज? सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर्स को इतना बड़ा बना दिया है कि वो अपने आप को भगवान समझते हैं। हम ही उन्हें भगवान बनाते हैं, हम ही उनको भगवान के दर्जे से उतारने का ताकत भी रखते हैं हम। तो हम किसको भगवान बनाएंगे? क्या हमारा पति होगा? क्या वो हमारा बच्चा होगा? क्या किसी के साथ हम काम कर रहे हैं वो होगा? हम किसके साथ जुड़ेंगे? अपने काम के साथ, अपने परिवार के साथ? कौन से कारण हमें चुनने हैं? एक औरत की ज़िंदगी में सिर्फ यही सवाल है कि वो पैदा कब होती है, उसकी पढ़ाई लिखाई कहाँ होनी चाहिए, उसे भाषा आती है नहीं आती है, अगर उसको भाषा आती है तो फिर वो पढ़ेगी कितना, क्या उसके माँ बाप की काबिलियत है कि वो पैसे लगाएं, और उसके साथ साथ अगर वो पढ़ लिख भी जाए, पढ़ लिखने के बाद भी उसे लगता है मेरे को जॉब कहाँ मिले। इतनी काबिलियत होते हुए देश के अंदर आज मेरी औरतें ठंडी बैठी हुई है, या उन्हें लगता है कि वो कमज़ोर हैं, उन्हें लगता है कि वो उनके पास पैसे नहीं हैं, उन्हें उनका लोग फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें दिल्ली में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, और औरतें पता नहीं कटी भरी कहीं कहाँ मिलती हैं। तो पता नहीं मुझे हो रहा क्या है इस देश में, ऑनेस्टली औरतों के साथ हो रहा क्या है। और हम जितनी जल्दी सोच लें इसे, और सोच लें कि यार मैं भी एक औरत हूँ, मेरी भी कुछ काबिलियत है और मैं काम करने वाली हूँ, उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे चाहिए, क्या चाहिए थी आपको स्वरा? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली चीज़ है एम्पावर होना, चाहे वो शिक्षा के थ्रू हो या आगे जाके नौकरी के थ्रू हो, लेकिन औरतों के लिए अपने खुद के पैरों पे खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्वरा, क्या आप मेरे साथ जुड़ेंगी विमेन एम्पावरमेंट के अंदर? जुड़ेंगी? हाँ या ना? देखो सब कैमरा पे शूट हो रहा है, बाद में केस निकालूंगी। हाँ। अनाबिला, क्या आप जुड़ोगी मेरे साथ? हाँ। जयंती, आप तक पहुंची नहीं हूँ बट आ जाऊंगी, और मुझे मालूम है मेरा डॉन है, मेरा जो चाहिए मुझे कर देगा। तो ये जो ना अभी सोनाक्षी जैसा चेहरा है इतना प्यारा, ये नथनी इन्होंने ऐसे पहनी हुई है जैसे पता नहीं कब से पहनी हुई है। हम ऐसे ही अभी बातें कर रहे थे और हम लोग अंदर, मैं एक्चुअली थोड़ी बहुत सेंटिमेंटल और इमोशनल हो गई थी बिकॉज मेरा रास्ते में आते आते एक्सीडेंट हो गया था यहाँ, और मेरी गाड़ी बहुत ज़ोर से लगी थी। और मेरे ड्राइवर कहाँ हैं? आनंद, कहाँ हैं आप? आनंद, आयु है? आनंद जी, सत श्री अकाल। तो मेरे यहाँ 3-4 लोग हैं जो मेरे साथ बहुत मेहनत करते हैं, और जहाँ मैं हूँ मुझे जिधर पहुँचाया है, अपने अपने हिस्सों में लोगों ने मेरे साथ काम किया है, मुझे सिर्फ लोग आगे ले गए हैं ज़िंदगी के अंदर। मेरे साथ यहाँ है विदित। विदित हाय बोलो। विदित है मेरे फोटोग्राफर यहाँ जो इस इवेंट को शूट कर रहे हैं, जो औरतों को आगे पहुँचाएंगे। मेरे साथ है सबित। सबित हाय बोलो। ये दिख रहा है छोटा सा लड़का इधर जो वीडियो शूटिंग कर रहा है अभी, और ये जो भी फ़ोटो और वीडियो का काम हो रहा है, ये इंडिया की सबसे पहली ऐप जो है एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पे। बिकॉज मैं मानती हूँ कि हाँ ज़रूर टीवी है, लोगों ने बस हमेशा से शुरुआत से टीवी देखी है, और पता नहीं क्या क्या होता है, आज सीरियल लड़ रहे हैं, एकता कपूर पता नहीं कहाँ पहुँच गई है, वापस टीवी में भी हमने लोगों को भगवान बना दिया है। हमें लोगों को भगवान बनाना छोड़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा इंसान है, और इंसान की कीमत सिर्फ अपने आप पे काम करके आगे बढ़ती है। सही कि नहीं स्वरा? आप अपने आप पे अभी भी काम करती हो? हाँ, मेरी मजबूरी है। आई थिंक एज एक्टर्स आपकी मजबूरी होती है कि आप अपने खुद पे मेहनत करें। सो डेफिनेटली आई थिंक कि नॉट जस्ट डाइटिंग एंड बॉडी पे, जो कि ऑब्वियसली एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, बट आई थिंक एज एन आर्टिस्ट अपने स्किल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और आपको क्या लगता है आपके स्किल्स क्या हैं? देखिए, मैं आपको आज दावे से कह रही हूँ, 6 महीने मेरे साथ बैठ लो और देखना, तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स अगर सही तरीके से बनी और सही तरीके से जो हम कर रहे हैं सब कुछ हुआ, तो मेरी कोशिश रहेगी स्वरा कि मैं आपको उसका अगला चेहरा बनाऊं।
ऑनेस्टली अगर आप इस कॉज को इस तरीके से एम्पावर कर पाई कि हम औरतों को आगे ले जाएं, क्योंकि आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो मैंने देखे हैं। अभी आप बता दीजिए कि आप एक्चुअली ज़िंदगी में रियल लाइफ में क्या क्या करती हो। वेल बतौर एक्टर एंड आर्टिस्ट आई थिंक कि हर आर्टिस्ट का अपना एक रियाज होता है जिससे वो अपने आर्ट को अप टू डेट रखता है, फ्रेश रखता है एंड अपने आप को कॉन्स्टेंटली ट्रेन करता है एंड कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहता है। सो आई थिंक म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स एंड डांसर्स के लिए आसान होता है बिकॉज एक सेट आपके पास रेपर्टुआ होता है जिसका आप रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आई थिंक एज एक्टर्स, स्पेशली एज फिल्म एक्टर्स, हम लोग सिर्फ तब काम करते हैं जब हम शूट कर रहे होते हैं। और अगर आप बैक टू बैक उतना शूट नहीं कर रहे हो या अगर आपके पास वो गैप्स आ गए हैं, सो मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स करती हूँ, विच इज़ एक्टिंग वर्कशॉप्स, थिएटर वर्कशॉप्स, समटाइम्स इवन डांस वर्कशॉप्स, ऑन वर्किंग ऑन बॉडी लैंग्वेज वर्कशॉप, स्पीच पे काम करना। बिकॉज एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा आर्ट है जिसमें हर चीज़ काम आएगी आपके एक अलग अलग रोल के लिए। यू कैन यूज़ एनी पार्ट, स्पीच आएगी काम, कभी डांसिंग आ सकता है, कभी एक्टिंग, कभी जस्ट भाव। सो या वर्कशॉप्स आर अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई थिंक ऑल्सो फॉर एक्टर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जितना साहित्य एक्टर्स पढ़ें उतना अच्छा है, क्योंकि आपको अगर कहाँ आपकी इमेजिनेशन जितनी ग्रो करेगी उतना आपका क्राफ्ट ग्रो करेगा, ऐसा मेरा मानना है। स्वरा, यहाँ कितनी औरतें हैं? साउंड का क्या मेरा साउंड 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 हाँ ओके, कितनी औरतें हैं? हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर है ना? हेलो, हाथ भी नहीं ऊपर उठ रहे, कैसे देश को उठाओगी? हेलो, क्या कर रही हो? जिस भी उम्र की हो थोड़े हाथ उठाओ, तेरे वजन घट करो। क्या कर रही हो? Thanks for your fantastic energy. I'd like to take over the panel and ask a couple of questions. We're here for a purpose, and there's a group of But one professional second. women sitting around here who are really going to benefit from some of the achievements, that you're famous Thank for. you. So you're all great in your own fields, obviously, reached whatever success you have. The topic of the panel is be your own kind of beautiful. So I wanted to get some views in, and maybe I'll start with you, on how has that worked as an anchor for you? Be your own kind of beautiful. What has been your primary identity anchor? How has that played out in the way that you're a professional success today? And I'll come back to you, Anavila, and to Swara, to you. I don't take orders from anybody. I'm comfortable here. I'm a powerful woman. I can exert my power from here. Go on. So I'm going to give you a professional perspective and Please then do. I'll give you a personal perspective. I think in the field that we work in, we meet, it's a field about working with people because we manage artists who are people. We sell it to, let it be brands or the public who are people again. So it's literally a business of dealing with people. And we meet a lot of people day in and day out. As Swara very rightly said, that there are close to 10,000 people who maybe come to Bombay in a month who want to act, who want to make it in films. And a lot of them do come to our offices to try and see how we can help. And how do you decide? A lot of people ask us the exact same question. How do you decide? Because, I mean, beauty is a part of it, but let's be honest, in India, you have so many beautiful women. That's true. And you have so many good-looking men as well. Absolutely. But you'll often see that if you meet maybe a group of 30 or 40 people who are equally beautiful in their own right, there'll be one or two of them who stand out, who you just feel that they have that something, and all these things, I mean, they sound really fluffy, but trust me when I say it comes across in your body language, it comes across in the way you speak, it comes across in the way you interact. And it's, I mean, if you have that self-belief, people who you're talking to believe in you. It's as simple as that. Right. And for me, that's where inner beauty, and for me, inner beauty is about self-conviction. It's as simple as that. It's not about how you look. It's not about what you do.
you can be in rags and believe that you look fantastic and you'll be able to pull it off. And that's the honest truth of it. I think that applies professionally for me as well as personally. Thanks, Jayanti, because this piece is what we've been talking about since morning. Your belief in yourself, your self-conviction. See, my magnetism makes the mics go off. It's happened more than once this morning. So we were talking about inner and outer beauty, and that's one perspective. And here's a lady that is in the business of making other people look beautiful, and there's a lady who's in the business of being beautiful. So we'll get their perspectives as well. Anavila. Yeah, so for me, what I make and what I design, I work with linen and I make very, very earthy, very organic and simple linen saris. I think it's about what you like intrinsically, what you believe in. Never follow what's happening and what's successful. Very, very important. Because when I entered into design, when I started thinking, putting up my brand together, what was in fashion and what was doing very well was nothing which I followed. I believed in the simplicity of my design. I pushed it through. I had artisans who believed in my work, worked with me through, and then we created something which people now, look at and say it is beautiful. Working on a project with Ministry of Rural Development where we are working with around 10,000 artisans all around. Once the project duration was over, I could never go back to a corporate job. And I wore a sari yesterday and today, and they're fairly simple, off-the-shop counter things, and they're getting appreciated. So it's certainly something that has never gone away, but is certainly coming back. So Swara, beautiful. I'd like to say that I'm completely in agreement with Jayanti and Anavila on what the way they are approaching beauty. लेकिन मैं एक थोड़ा सा शायद क्योंकि मैंने अभी कॉफ़ी पी है, मैं एक हल्की सी कड़वी बात रखना चाहूँगी, which is जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. मैं एक एक्टर हूँ बॉलीवुड में. मेरी कोशिश थी फ्रॉम द टाइम व्हेन आई केम कि मैं बॉलीवुड और मेन स्ट्रीम कमर्शियल बॉलीवुड में घुस जाऊँ किसी तरह से. एंड आई थिंक दैट एज एन एक्टर एंड एज अ गर्ल जो ब्यूटी या जिस नोशन ऑफ ब्यूटी से आप टकराते हैं वो एक्चुअली काफ़ी डरावनी है. बिकॉज मैंने ये पाया था कि वो बहुत अनरियल है. जिन चेहरों को हम मैगजीन्स में खूबसूरत समझ रहे हैं, जिन चेहरों को हम मे बी इवन बॉलीवुड एंड ऑन स्क्रीन खूबसूरत समझ रहे हैं, वो मैं नहीं हूँ. वो शायद मैं कभी नहीं बन पाऊंगी. एंड वो कहीं पे मुझे ये भी लगता है कि वो रियल नहीं है. ओके, वो शायद फोटोशॉप है, वो शायद 3D एडिटिंग या DI या आई डोंट नो व्हाट टेक्नोलॉजी है. तो मैं पर्सनली मैं बहुत जूझी हूँ इस ब्यूटी के नोशन से. एंड आफ्टर मच स्ट्रगल एंड मैंने बड़ी मेहनत करके हील्स पहनना सीखा है अपने लाइफ में. ये 5 साल में किसी भी अवार्ड से ज्यादा नहीं, आज चप्पल पहने, लेकिन किसी भी अवार्ड से ज्यादा मेहनत मैंने हील्स पहनने में करी है. एंड आई थिंक आफ्टर दीज 5 years between makeup and hair extension and heel and designer clothes, I have realized, and I heard this very very small and simple story that I would like to share with you all, जो I'm sure आप सबके लिए रेजोनेट करेगी. जैसे कि जयंती ने कहा, बड़ा बेसिक, लाइफ में जो चीज़ें हेल्प करती हैं आपको वो बड़ी सिंपल और बेसिक होती हैं. लैला मजनू की कहानी हम सबको पता है, राइट? सो बेसिकली कहानी जो मैंने सुनी बड़ी जल्दी मैं बताऊंगी, ये है कि मजनू को बाहर निकाल दिया गया था शहर से. लैला से वो बिछड़ गया था और वो इनफैक्ट मजनू बन चुका था. एज वी नो मजनू का रियल नेम कैस था. सो कैस मजनू बन चुका था और वो डेजर्ट में घूम रहा था, पागल हो रहा था. तो एक ट्रैवलर आया जो लैला के शहर से आ रहा था एंड जो लैला को देख के आ रहा था. तो वो आया मजनू के पास और मजनू पड़ा हुआ था और हालत खस्ता और पसीने और प्यास और भूख. तो दिस ट्रैवलर वेंट टू मजनू एंड सेड, यार भाई सॉरी, आई नो तुम बड़े बुरे हालत में हो, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, अब माइंड मत करना यार. तो मजनू ने कहा, यार बताओ. तो उसने कहा, बॉस मैं लैला से मिलके आ रहा हूँ एंड यार आई एम रियली सॉरी, लेकिन वो बहुत ही बदसूरत है यार. वो छोटी सी है, मोटी सी है, काली है, पिंपल्स हैं उसके फेस पे, उसके बाल गंदे से हैं, छोटे से हैं. यार व्हाट इज रॉन्ग विद यू ब्रो? तुम इस लड़की के पीछे तुम पागल हो गए हो? मतलब यार कम से कम गोरी तो होती, कम से कम थोड़ी बहुत सुंदर तो होती.
और मजनू ने सुना इसे और कुछ नहीं कहा, बड़े प्यार से वो स्माइल किया और उसने कहा कि जनाब, लैला की सुंदरता को देखने के लिए आपको मजनू की आंखें चाहिए। एंड आई थिंक कि इससे ज्यादा ट्रू ब्यूटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता, विच इज दैट अनलेस यू आर नॉट ब्यूटिफुल इनसाइड, you will never see beauty anywhere else. And that is what I have learned being in this industry and really struggling with bloody trying to look beautiful all the time. I hate it, by the way. You are gorgeous. You're gorgeous. And that was a phenomenal story. And we also now know why Swara is such a loved actress. That was such a treat. मैम आपका नाम मैं नहीं जानती, It's okay. It's not important. मैं आपसे मिली नहीं हूँ, मैं अभी रो रही हूँ क्योंकि लैला मजनू की कहानी सुन के मुझे मेरे मजनू की याद आ गई। पहले तो आप हाथ में लाइए, आप मेरा हाथ निभा रही हो, आपका नाम क्या है? आप मेरा साथ निभा रही हैं। मेरा नाम प्रिया है, मैं 2 दिन से इवेंट मैनेज कर रही हूँ। आप मेरा साथ निभा रही कर हैं। रही हो। देवनीता की टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या नाम है देवनीता की कंपनी का, जल्दी बताओ। किधर है? हाँ, ड्रैगन फ्लाई। तो देवनीता जो मेहनत कर रही है औरतों को आगे ले जाने के अंदर, ये पूरा जो इवेंट हमने बिना पैसों के किया है, इतने लोगों को लेकर आए हैं, रिलेशनशिप्स पे लाए हैं, रिश्ते तोड़ के आए हैं, ऐसे रो रो के आए हैं, एक्सीडेंट्स निभा के आए हैं। Would you like to answer questions from the audience, panelists? Can I open it out to the audience? Girls, any question? Ladies? Anybody would like to engage with the panelists? Have a question for them? So I'd like to give a shout out for Devneeta and her team, Dragonfly, who's managed the event. I'd also like to give a bigger shout out for People Connect, Anjali Gulati and her team, back to the front, whom you all know have managed this event, brought this together. So standing ovation to everybody who's involved in managing, creating, bringing this event together. Yeah. So last question, and your one tip to be beautiful, inside or out. A tip to be beautiful. I don't really know what the tip to be beautiful is. I'm not from Bombay. I didn't really want to get into film industry per se. It's not that I was fascinated. It happened by chance. I just think the biggest thing is to take each day at a time and do your 100% and do it with complete conviction. And you'll be, I think it's all about the confidence. It's all about the belief, as I said. For me, that's it. Because you feel good about yourself. When you look at yourself in the mirror, you feel beautiful. Because I'm into fashion and clothing, for me, I think you can be your real self. You have to always be your real self. Be comfortable in what you wear, and then you look beautiful. You know, try to imitate somebody to look beautiful. As Swara also said, you know, if you can't wear heels, you can't wear heels. And if you can't wear fitted clothes and short dresses, you can't wear fitted clothes and short dresses. A sari can make you look as beautiful as a small mini dress. So be comfortable in whatever you wear, and you look beautiful. I think that, again, agreeing with both of them, I think beauty is a myth. खूबसूरती मिथ्या है, इसलिए आप अपने खुद की मिथ या मिथ्या बना लो, खुद डिसाइड कर लो आपको क्या अच्छा और क्या ब्यूटीफुल लगता है, एंड जस्ट गो बाय दैट. डोंट लिसन टू एनीवन, नॉट इवन योर बेस्ट फ्रेंड. यहाँ पर करियर कनेक्शन वुमेन को आज यहाँ पर आप प्रेजेंट जी. साड़ी में ब्यूटीफुल कैसा रहा एक्सपीरियंस आने का और आपकी साड़ी? बहुत बेहतरीन रहा मेरा एक्सपीरियंस, और सबसे पहले तो मैं ये करियर कनेक्ट की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी. ये पूरा जो बैक टू द फ्रंट इन लोगों का एफर्ट रहा है, जो औरतों को और हर तबके की औरतों को और हर किस्म की हर एज की औरतों को वापस नौकरी में आने का, काम में किसी भी अपनी इंटरेस्ट को वापस शुरू करने का जो एफर्ट है वो बहुत ही बेहतरीन रही. तो एक तो आई एम वेरी ऑनर्ड कि मुझे ये मौका मिला यहाँ आने का. करियर के बारे में क्या कहूँ मैं, जिसने कभी एक प्रॉपर नौकरी किसी ऑफिस में काम नहीं किया है, बट आई थिंक कि एक्टिंग भी एक करियर है, अब बहुत प्रोफेशनल होता जा रहा है.
तो हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे एंड आई थिंक दैट शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग. एंड एज फार एज साड़ी इज़ कंसर्न्ड, आई थिंक कि पर्सनली मेरा फेवरेट गारमेंट है. आई थिंक कि आप जिस भी साइज़ के हो, जिस भी उम्र के हो, जिस भी किस्म, जिस भी रंग ढंग के हो, आई थिंक साड़ी में सब लोग खूबसूरत लगते हैं. तो इससे बेहतर चीज़, इस पैनल का टॉपिक था बी योर ओन ब्यूटीफुल, सो आई एम जस्ट बीइंग माई ओन ब्यूटीफुल. थोड़ा हम मंच पे बैठ के बात तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती. आपने लास्ट टाइम मुझे बड़ा मुश्किल सवाल पूछा था. हाँ तो इस बार भी मुश्किल है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम बात तो करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, जी. लेकिन आप देखते हैं कि हर जगह लोग अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने आप जी. को हाईलाइट करने की कोशिश करते जी. हैं, जैसा कि आपने तो आप बताएं क्या उस पर कहना चाहिए? वेल मुझे लगता है कि कोई भी जो अच्छा और बेहतरीन एफर्ट है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें एक सामाजिक बदलाव आए, उसमें वक्त ज़रूर लगता है और हर किस्म के आपको चुनौतियाँ आएंगी आपके रास्ते में. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको धीरे 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 लगे रहना पड़ता है. एज एक बड़ी हमारी हिट फिल्म है लगे रहो मुन्ना भाई, तो आई थिंक कि वो उस फिल्म का टाइटल हमारा एक किस्म से हमारे लिए एक इंस्पिरेशन और प्रेरणा बनना चाहिए कि धीरे 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 करके चीज़ें बेहतर होती जाएंगी. अच्छा स्वरा, रंजना तनुज मनु रिटर्न के बाद अब प्रेम रतन धन पायो जी. आपने कुछ बताया कि तनुज कैसा मनु रिटर्न्स के बाद मेरी आपके किरदार के बारे में प्रेम रतन धन पायो के पहले मेरी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आने वाली है जिसमें औरतों के मुद्दों पर, जिसका नाम है नील बटे सन्नाटा. अश्विनी अय्यर तिवारी के निर्देश में नितेश तिवारी जो कि भूतनाथ रिटर्न्स के डायरेक्टर हैं, दंगल बनाने वाले आमिर खान के साथ, उन्होंने फिल्म लिखी है नील बटे सन्नाटा. उसमें बहुत ही माँ बेटी का बहुत प्यारा सा एक की कहानी है. वो पहले आएगी, फिर आएगी ऑफ कोर्स प्रेम रतन धन पायो जो एक फैमिली ड्रामा है सूरज बरजातिया के निर्देश में, और मैं सलमान खान की छोटी बहन का रोल कर रही हूँ उसमें. फैमिली ड्रामा है भाई बहन के रिश्तों के बारे में. थोड़ा क्या कहना चाहेंगी? वुमेन एम्पावरमेंट की हमेशा बात हो रही है, तो कितना आपको अच्छा लगता है इन सब चीज़ों की इनिशिएटिव में भाग लेना? वेल डेफिनेटली अच्छा लगता है. मतलब आई थिंक कि ये हमारे वक्त और हमारे समाज का सबसे बड़ा मुद्दा है. एंड मैं ज़रूर लेकिन ये कहना चाहूँगी कि ये मुद्दा सिर्फ औरतों का नहीं है. वुमेन्स एम्पावरमेंट तब तक एक सच्चाई नहीं बनेगी जब तक औरत और मर्द साथ मिलकर इसके लिए कुछ नहीं करेंगे. तो आई थिंक कि हमारे वक्त का बहुत अहम मुद्दा है. एंड हम सबको छोटे 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 तरीके से, चाहे अगर इतना भी हो ना कि आप अपने घर में अपने भाई को बोलो कि नहीं यार आज तू पानी देगा पापा और मम्मी को, वो भी वुमेन्स एम्पावरमेंट की तरफ एक छोटा सा कदम है. सो आई थिंक कुछ भी बहुत छोटा नहीं है और कुछ भी गैर ज़रूरी नहीं है इस मुद्दे में. अभी बदलाव आ रहा है, वुमेन सेंट्रिक फिल्में ज़्यादा बन रही हैं, जैसे तनुज जी. तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? कितना बहुत अच्छी बात है कि बॉलीवुड में वुमेन सेंट्रिक फिल्में बन रही हैं, बन हमेशा रही थी. मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है कि वो बॉक्स ऑफिस में इतना अच्छा कर रही हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फिल्में एक बिजनेस भी है. जब तक फिल्में पैसा नहीं कमाएंगी तब तक वही फिल्में ज़्यादा नहीं बनेंगी. तो आई थिंक बहुत बेहतरीन बात है कि फाइनली ये मिथ टूट गया है कि लोगों को औरतों की कहानी नहीं सुननी है. आई थिंक ये कमाल की बात है कि पीकू, मर्दानी, NH10, तनुज मनु रिटर्न्स, ये सारी क्वीन, ये सारी बॉक्स ऑफिस पे इतनी ब्लॉकबस्टर रही. ये बहुत बेहतरीन बात है. अगर बात की जाए वुमेन एम्पावरमेंट की, तो अगर किसी बॉलीवुड सेलेब ने फॉरवर्ड किया था, जैसे दीपिका ने फॉरवर्ड किया था वीडियो, तो उसमें काफ़ी सारे इश्यूज हुए थे. जी. तो उसको लेकर आपका क्या? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का अपनी राय होती है वुमेन्स लिबरेशन को लेकर. वो वीडियो जो दीपिका ने किया था, जो कि उसने लिखा नहीं था बाय द वे, तो आई एम श्योर वो जिस टीम ने वो वीडियो बनाया था वो उनका आइडिया है वुमेन्स लिबरेशन का. भारत में बहुत अलग अलग तबकों की औरतें हैं, उनके मुद्दे अलग अलग हैं. कुछ औरतें ऐसी हैं जिनका मुद्दा सिर्फ ये है कि हम बाथरूम जा पाएं बिना रेप हुए. बहुत सारे गांव में भारत में जहाँ पे शौचालय नहीं है, वहाँ औरतें जब गांव में खेत में जाती हैं बाथरूम जाने, तो वहाँ उनके या तो उन्हें अगवा कर लिया जाता है या उनका रेप हो जाता है. उनके लिए विमेंस लिबरेशन का बहुत अलग मतलब है. शायद शहरी औरतों के लिए विमेंस लिबरेशन का बहुत अलग मतलब है. मैं जब कॉलेज में थी, मेरे लिए विमेंस लिबरेशन क्या मतलब था कि यार मैं कॉलेज जा पाऊँ, कोई मुझे बस में ना छेड़े. सो अलग अलग औरतों के अलग अलग मुद्दे, लेकिन सबके मुद्दे सही हैं. सबको उन्हें अभिव्यक्ति मतलब उस अभिव्यक्ति का हक मिलना चाहिए. आई थिंक जाते जाते करियर कनेक्शन से कोई ऐसा एम्बिशन है स्वरा का जो स्वरा बताना चाहती है? मुझे लगता है कि करियर कनेक्ट जैसे फोरम अगर स्कूल्स कॉलेजेस में तो डेफिनेटली, लेकिन अगर ये फोरम उन जगहों तक पहुंच पाए जहां पे लोगों के पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, चाहे वो गांव हो, चाहे वो स्लम्स हो,
तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आई थिंक कि कहीं पे भी एक छोटी सी खिड़की अगर किसी के लिए खुल जाए तो क्या पता वो उस अवसर का क्या फ़ायदा उठाए। तो भारत की औरतें सिर्फ शहरों में नहीं हैं, गाँव में भी हैं, स्लम्स में भी हैं, और सबसे ज़्यादा शायद काम और मेहनत वही करती हैं। तो आई होप कि ये फोरम उन तक भी कनेक्ट कर पाए। थैंक यू।